नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी। आप मेरे साथ उपस्थित हैं सुजस एकेडमी अलवर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश की। पिछली वीडियो में हमने जाना था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कि किस प्रकार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति हुई और वहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है और वह कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के बारे में या थार के रेगिस्तान के बारे में। दोस्तों, भारत के एक बड़े हिस्से में यह क्षेत्र फैला हुआ है। अगर हम भारत के भौतिक विभागों की बात करें, इस प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? उत्तरी मैदानी प्रदेश के नाम से। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भौतिक विभागों में हम इसे थार का रेगिस्तान या फिर पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश कहते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको पता है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था दक्षिणी भारत, ठीक है, और दक्षिणी भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था तो वह अफ्रीका से टूटकर इधर आता है। इसलिए अफ्रीकी जो मरुस्थल फैला हुआ है, जो महान मरुस्थल फैला हुआ है, उसका पूर्वी भाग इस प्रदेश को कह दिया जाता है। कुछ लोग इसे सहारा का पूर्वी भाग बता देते हैं, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थार का मरुस्थल सहारा मरुस्थल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगर यह सहारा मरुस्थल का हिस्सा होता तो यहाँ पर माइकोनिस्ट नामक चट्टान नहीं पाई जाती। परंतु आपको पता है कि थार के मरुस्थल में माइकोनिस्ट नामक चट्टानें पाई जाती हैं जो सहारा में नहीं पाई जाती हैं, जिससे प्रूफ होता है कि यह सहारा का भाग नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि यह थार का जो रेगिस्तान है ये कौन कौन से देशों में फैला हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह फैला हुआ है भारत में, और जो दूसरा जो देश है उसका नाम है दोस्तों पाकिस्तान। भारत में इसका 85% हिस्सा है और पाकिस्तान में इसका केवल 15% हिस्सा है, ठीक है। पाकिस्तान में दोस्तों इस थार के मरुस्थल को चोलिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यह सिंध और पाकिस्तान के पंजाब तक विस्तृत है। इसी प्रकार यदि भारत में बात करूं तो भारत में इसका 85% हिस्सा है जो हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात 4 स्टेटों में फैला हुआ है। इन 4 स्टेटों में जो सर्वाधिक हिस्सा है वो दोस्तों राजस्थान में है। राजस्थान में भारत के कुल मरुस्थल का 62% हिस्सा है, ठीक है दोस्तों, कि जो थार का रेगिस्तान है उसका 62% हिस्सा जो भारत में फैला हुआ है उसका कहाँ पे है? राजस्थान में है। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो थार का रेगिस्तान है इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है और इसका 1,75,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में फैला हुआ है। ये तो मूल थार मरुस्थल है, लेकिन ये विस्तार भी कर रहा है। तो कुछ प्रदेश ऐसा है जो कम रेतीला है। अगर हम टोटल रेतीले प्रदेश की बात करें तो राजस्थान के भूभाग का 61.11% भूभाग रेतीला है, ठीक है, जिसे हम पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश कहते हैं। थार के मरुस्थल के साथ साथ और जो रेतीला भाग है उसे भी हम पश्चिमी रेगिस्तान में शामिल करते हैं, और वह टोटल पहुंच जाता है 2,06,000 वर्ग किलोमीटर तक। यानी कि जो पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है इसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना है? 2,06,000 वर्ग किलोमीटर, जबकि थार के रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि थार का रेगिस्तान राजस्थान की कौन सी साइड में फैला हुआ है। तो देखो, राजस्थान के ये पश्चिम में फैला हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसे हम पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश कहते हैं। दोस्तों, यदि मैं बात करूं थार के रेगिस्तानी प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति की, तो इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाती है, ठीक है दोस्तों। देखो 23-3 यहाँ पे है और ये 25 डिग्री से शुरू होता है, यानी कि जालौर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से स्टार्ट होता है, दक्षिणी बिंदु है इसका, और ऊपर गंगानगर तक ये जाता है, यानी कि 30 डिग्री तक जाता है। इसी तरह यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर से शुरू होता है और आपके शेखावाटी के चूरू, सीकर, झुंझुनू तक पहुँचता है, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी हम देशांतरीय स्थिति देखें, देशांतरीय स्थिति, तो देशांतरीय स्थिति है इसकी 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है और 76 डिग्री 45 मिनट तक जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि अक्षांशीय स्थिति 25 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और देशांतरीय स्थिति 69-30 से 76-45 पूर्वी देशांतर है।
अब दोस्तों अगर हम इसके प्रसार की बात करें तो यह मरुस्थल 300 किलोमीटर चौड़ा है और लगभग 640 किलोमीटर लंबा है। ठीक है दोस्तों, 300 किलोमीटर चौड़ा और 640 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों इस पश्चिमी रेतीला प्रदेश या मैं इसे थार का मरुस्थल कहूँ, अगर इसके ढाल की हम बात करें तो दोस्तों जो इसका ढाल है वो आपके शुरू होता है उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि इसका जो ढाल है ये उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। इसीलिए यहाँ बहने वाली नदियाँ किस दिशा में जाती हैं, जैसे देखो आप लूनी जाती है इस तरह से, लूनी की सहायक जोजड़ी इस प्रकार से आती है। ठीक है, और इधर जो इतनी भी नदियाँ हैं वो सारी की सारी इस तरह से बहती हुई आती हैं। तो इसका जो ढाल है, ऐसे ही घग्गर नदी भी इस प्रकार से ही आती है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही जो काकनी नदी है वो भी इसी प्रकार, जो कांतली नदी है वो इस प्रकार से आती है और काकनी नदी दोस्तों इस प्रकार से आती है। यानी कि इसका ढाल जो है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ ज़्यादा है। इसी प्रकार हम दोस्तों बात करें कि यह मरुस्थल जो है वो किस प्रकार का है, तो दोस्तों ये रेतीला मरुस्थल भी है और पथरीला मरुस्थल भी है। इस मरुस्थल का लगभग 85% हिस्सा जो है वो दोस्तों रेतीले प्रदेश में शामिल है। यानी कि यह मरुस्थल 85% भाग रेतीला रखता है और लगभग 15% भाग पथरीला रखता है। और जो ये दोस्तों पथरीला मरुस्थल है ये आपके फलौदी जोधपुर, पोखरण जैसलमेर, लोद्रवा जैसलमेर और बाड़मेर का भी कुछ हिस्सा इस पथरीले मरुस्थल में शामिल है। दोस्तों यह पश्चिमी रेगिस्तानी जो प्रदेश है यानी कि जो थार का रेगिस्तान है, ये सबसे घनी आबादी वाला दुनिया का रेगिस्तान है। यानी कि सर्वाधिक जो आबादी किसी रेगिस्तान में यदि मिलती है तो वह कौन सा रेगिस्तान है दोस्तों? थार का मरुस्थल। साथ में यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता भी देखने को मिलती है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला रेगिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो थार के रेगिस्तान के बारे में ये दो चीज़ें भी कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं कि सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल। पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश का जो फैलाव है वो राजस्थान में 12 जिलों में फैला हुआ है, मैंने आपको बताया था, जिनमें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इधर आपके बाड़मेर, जालोर, पाली और नागौर। दोबारा देख लीजिए, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, नागौर, पाली, जालौर, सीकर, चूरू और झुंझुनू। इन 12 जिलों तक पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश का फैलाव है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि रेगिस्तान की प्रकृति के आधार पर अगर इस रेगिस्तान का विभाजन हम करें तो रेगिस्तान की प्रकृति के आधार पर, तो मैंने आपको पहले भी बताया था यह रेगिस्तान 2 प्रकार का मुख्य रूप से है, और एक तो पथरीला और दूसरा रेतीला। ठीक है, अब हम इसको 4 भागों में बांट रहे हैं रेगिस्तान की प्रकृति के आधार पर। वो पहला भाग है महामरुस्थल। दोस्तों महामरुस्थल का आशय है कि यहाँ पर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले पाए जाते हैं और यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। और दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान की सीमा के सहारे सहारे फैला हुआ क्षेत्र है। इस रेगिस्तान को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? महामरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? महामरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऐसे मरुस्थल को सहारा मरुस्थल में, दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो थार का रेगिस्तान है ये सहारा मरुस्थल से समानता रखता है। ठीक है, बहुत स्तर तक समानता है इस मरुस्थल की। अतः सहारा मरुस्थल में जो मरुस्थल महामरुस्थल होता है उसे इर्ग कहा जाता है, इसलिए इस महामरुस्थल को इर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरा राजस्थान का मरुस्थल का प्रकार है वो है चट्टानी मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चट्टानी मरुस्थल भी पाया जाता है और यह चट्टानी मरुस्थल पोखरण से लेकर रामगढ़ तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, कहाँ तक फैला हुआ है? पोखरण से लेकर रामगढ़ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसे चट्टानी मरुस्थल कहते हैं। और सहारा में इस प्रकार के मरुस्थलों को हम्मादा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सहारा मरुस्थल में जो चट्टानी मरुस्थल होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? हम्मादा, इसलिए इसे भी हम्मादा के नाम से पुकारते हैं। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये? पोखरण से लेकर के
रामगढ़ तक फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें बाड़मेर तक भी इसका थोड़ा विस्तार है। दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ये चट्टानी मरुस्थल है, इसमें ही प्राकृतिक जो गैस है, प्राकृतिक जो पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है, वो सारा जो है वो इसी में मिलता है, इसी चट्टानी मरुस्थल में मिलता है। दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। रामगढ़ में वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में गैसें निकाली जा रही हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तीसरा जो प्रकार है दोस्तों वो है पथरीला मरुस्थल। पथरीला जो मरुस्थल है, इसे सहारा में रेग के नाम से जाना जाता है। सहारा में से रेग कहते हैं। और दोस्तों यह मरुस्थल रुद्रवा से लेकर रामगढ़ तक, लोद्रवा या रुद्रवा दोनों एक ही चीज़ हैं, यहाँ से लेकर रामगढ़ तक इसका फैलाव है, ठीक है। और इस प्रदेश में दोस्तों जो दोनों ही ये प्रदेश हैं, चट्टानी और पथरीला, इन दोनों ही प्रदेशों में कोई बालू का स्तूप नहीं बनते हैं, क्योंकि यह प्रदेश चट्टानी और पथरीला यानी कि पत्थर और चट्टानों की अधिकता है। दोबारा देखें कि महामरुस्थल को यहाँ पर इर्ग के नाम से जाना जाता है, और यह महामरुस्थल पाकिस्तानी सीमा के सहारे फैला हुआ है। दूसरा भाग है चट्टानी मरुस्थल, जिसे हम हम्मादा के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इस चट्टानी मरुस्थल में प्राकृतिक गैसें बहुत अधिक मात्रा में हैं। तीसरा है पथरीला मरुस्थल, जिसे हम रेग के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? लोद्रवा से रामगढ़ तक फैला है। इसी तरह चट्टानी मरुस्थल कहाँ से कहाँ तक फैला था? ये आपके रामगढ़ से लेकर पोकरण, पोकरण से लेकर बाड़मेर तक जाता है, ठीक है, चट्टानी मरुस्थल। इस मरुस्थल का जो चौथा प्रकार है उसका नाम है लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल दोस्तों काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये सबसे बड़ा भाग है। लघु मरुस्थल सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा क्या है? लघु मरुस्थल, ठीक है। और जो ये लघु मरुस्थल है, तो यह बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, यानी कि इसमें बालू का स्तूप युक्त मिलते हैं, ठीक है। और ये शेखावाटी, नागौर, ठीक है, शेखावाटी ये आपके, ये नागौर, ये जोधपुर और आपके पाली और जालोर तक फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसका काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं, ठीक है। कई प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं। हम जानेंगे आगे कि बालू का स्तूप किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने जाना रेगिस्तान के प्रकृति के आधार पर हम इसे कितने भागों में बांटते हैं? 4, महामरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल और लघु मरुस्थल, ठीक है। महामरुस्थल को इर्ग, चट्टानी को हम्मादा और पथरीला को रेग कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब जो हम विभाजन करने जा रहे हैं वो करेंगे शुष्कता के आधार पर इस रेगिस्तानी प्रदेश का विभाजन। तो दोस्तों शुष्कता के आधार पर हम इसे 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है शुष्क रेतीला मैदान, और दोस्तों दूसरा भाग है अर्धशुष्क रेतीला मैदान, ठीक है। अब इसे हम नक्शे पे देखते हैं एक बार। ठीक है, इस तरह का हमारा राजस्थान है। अब इसे हम डिवाइड करें तो आपके ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, इस वाले क्षेत्र को तो क्या कहा जाता है? शुष्क रेतीला मैदान। और जो बाकी का जितना भी क्षेत्र बचा है, ये पूरा क्या कहलाता है दोस्तों? अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। ये शुष्क है और ये अर्ध शुष्क रेतीला मैदान है, ठीक है दोस्तों। अब जो ये शुष्क रेतीला मैदान है, ठीक है, पहला पार्ट जो शुष्क रेतीला मैदान है, इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ठीक है। और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है। हमने कैसे बांटा? एक बार दोबारा देखो। शुष्कता यानी कि वर्षा की मात्रा कह सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे 0 से 25 सेंटीमीटर बारिश होती है और इधर 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, ठीक है। इस आधार पर हमने इसको 2 भागों में बांटा था, शुष्क और अर्धशुष्क। अब शुष्क को हमने 2 भागों में बांटा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है दोस्तों। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पिछली जो हम प्रकृति के आधार पर जब हमने डिवाइडेशन किया था, तो हमने यहाँ इस क्षेत्र में जो डिवाइडेशन किया था वो ये डिवाइडेशन था, इधर वाला हिस्सा तो महामरुस्थल था, और उस महामरुस्थल के पास हमने चट्टानी और पथरीला मरुस्थल भी पढ़ा था,
ठीक है दोस्तों। तो जो चट्टानी और पथरीला मरुस्थल था ना, इसको और महामरुस्थल को, इनको ये मान लीजिए, इन दोनों को मिलाकर ही हम शुष्क रेतीला मैदान कहते हैं। और बाकी जो क्षेत्र बचता है जिसको हम लघु मरुस्थल पढ़ते थे, वो लघु मरुस्थल में पढ़ा था जो हमने, वो लघु मरुस्थल एक प्रकार से अर्ध शुष्क है, क्योंकि इधर बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है और इधर बारिश 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, और ये 50 सेंटीमीटर रेखा है, ठीक है, जो अरावली निर्धारित करती है। क्लियर दोस्तों। तो एक चीज़ मान लीजिए, जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, यह वह क्षेत्र है जो चट्टानी और पथरीला है, ठीक है। जो चट्टानी और पथरीला मरुस्थल है ना दोस्तों, वही बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, क्योंकि जहाँ चट्टान और पथरीला पत्थर हैं वहाँ पे किस प्रकार से बालू का स्तूप बनेंगे, ठीक है। तो वहाँ तो बालू का स्तूप बन ही नहीं सकते, इसलिए यह क्षेत्र क्या कहलाता है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जो किसका हिस्सा है, शुष्कता के आधार पर शुष्क रेतीले मैदान का हिस्सा है। और अब आपको पता है कि चट्टानी और पथरीला मरुस्थल कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। ये जोधपुर, ठीक है, आपके जैसलमेर के पोखरण, लोद्रवा, रामगढ़ और आपके बाड़मेर तक जाता है दोस्तों, चौहटन बाड़मेर तक। क्लियर है दोस्तों, यहाँ क्लियर कर लो। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो चट्टानी और पथरीला मरुस्थल है, जो कहाँ तक है, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर, ठीक है। ये तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये इसमें शामिल हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में। अब बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। तो जो जैसलमेर का ये वाला जो दक्षिणी वाला हिस्सा है ना दोस्तों, ये वाला पूरा, ठीक है, और इधर बीकानेर का कुछ हिस्सा, इधर चूरू तक का एक छोटा सा हिस्सा आता है, चूरू तक का हिस्सा आता है, ठीक है, चूरू तक का ये वाला पूरा हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ऐसा है जिसमें बालू का स्तूप बनते हैं, तो इसे बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो इसमें आते हैं जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और इसमें बाड़मेर का हिस्सा भी शामिल है, ठीक है दोस्तों। ये पूरा प्रदेश जो है ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब ये चीज़ें हम नक्शे पे तैयार कर रहे हैं, दोबारा से देखो इस नक्शे में साफ सुथरा कि जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है ये इस प्रकार से फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। कहाँ तक जाता है, चूरू तक जाता है, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो इस प्रकार से फैला हुआ है। लेकिन इस प्रदेश की एक विशेषता है दोस्तों, जो शुष्क रेतीला मैदान है 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है, इसमें टर्शियरी काल में जो चट्टानों में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि आज यहाँ से प्राकृतिक तेल बहुत मात्रा में निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चट्टानें जो थी वो टर्शियरी कालीन थी, तो इनसे आज प्राकृतिक तेल निकाला जाता है दोस्तों। इन चट्टानी समूह में एक भूमिगत जल का अच्छा भंडार भी है, ठीक है, जिसे बोलते हैं लाठी सीरीज क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। ये जो चट्टान है इनमें भूमिगत जल है, कौन से, जिसको किस नाम से जाना जाता है, भूमिगत जल पट्टी, जिसे हम लाठी सीरीज क्षेत्र कहते हैं। कहाँ पे दोस्तों, ये जैसलमेर में। और इस लाठी सीरीज क्षेत्र में देखो एक चीज़ क्लियर कर लो, आपको पता है जैसलमेर पूरा रेगिस्तानी प्रदेश है जहाँ पर पानी नहीं मिलता है, लेकिन लाठी सीरीज क्षेत्र में एक जगह है चांदन नलकूप, चांदन नलकूप कहाँ पर है दोस्तों, ये जैसलमेर में, और इससे स्वतः ही पानी रिसता रहता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसे मारवाड़ का घड़ा कहते हैं, क्या बोलते हैं, या थार का घड़ा कह सकते हैं, थार का घड़ा या पश्चिमी राजस्थान का घड़ा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो लाठी सीरीज क्षेत्र है, हमने इसमें जाना कि यहाँ पर थार का घड़ा यानी कि चांदन नलकूप पाया जाता है, जिससे स्वतः ही जल निकलता रहता है। तो इस लाठी सीरीज क्षेत्र में यानी कि पानी की अधिकता तो है ही यहाँ पे, तो यहाँ पर सेवण या धामण घास पाई जाती है दोस्तों, सेवण या धामण घास। तो यहाँ से अक्सर कर प्रश्न पूछा जाता है कि सेवण या धामण घास कहाँ पाई जाती है, तो आपको उत्तर देना है जैसलमेर में लाठी सीरीज क्षेत्र में घास पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्लाया झीलों की। तो आपको बता दूं कि जैसलमेर क्षेत्र में चलने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण रेत के धोरे बन जाते हैं। इन रेत के धोरों के बीच बारिश का जो जल होता है वो एकत्रित हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो रेगिस्तान है हमारा, ये टेथिस सागर का अवशेष था, इसलिए यहाँ पर आज भी मिट्टी में लवण घुले हुए हैं। ये जो लवण होते हैं ये केशिकत्व के माध्यम से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों, और ये जो जल होता है ये नमकीन हो जाता है। दोस्तों ये जो नमकीन जल होता है ना,
आपको पता है ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आसानी से उड़ता नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा लंबे समय तक भरा रहता है और इस क्षेत्र को दलदली बना देता है। ये क्षेत्र कैसा बन जाता है? पूरा का पूरा दलदली बन जाता है। तो ये जो दलदली क्षेत्र होते हैं इन्हें बोलते हैं रन या टाट। ठीक है दोस्तों, अगर ये मीठे पानी की झील बनती है तो इसे क्या बोलते हैं? प्लाया झील। और अगर ये खारे पानी की बन जाए तो इसे क्या बोलेंगे? रन या टाट, यानी कि दलदल का रूप ले ले। ठीक है दोस्तों, जैसे आप कच्छ का रण सुनते हैं, गुजरात में प्रसिद्ध है। ठीक है, इस प्रकार के रण हमारे राजस्थान में भी, जैसे पोखरण कहाँ पर है? जैसलमेर। इसके अलावा भाकरी, बरमसर, कनोड़, ये प्रसिद्ध रण हैं जो चारों के चारों कहाँ पर हैं दोस्तों? जैसलमेर में। इसी तरह बीकानेर में एक प्रसिद्ध रण है जिसका नाम है थोब। ये रण बीकानेर में है दोस्तों। और इसी तरह बाप, ये जोधपुर में है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों हम खड़ीन की, कि खड़ीन क्या है। कुछ बच्चे इन प्लाया झीलों को खड़ीन कह देते हैं, जबकि प्लाया झील अलग होता है और खड़ीन दोस्तों अलग होता है। आपको बता दूं कि प्लाया झीलों से ही खड़ीन बनती है। कैसे? कि प्लाया झीलों के दो ओर क्या होता है? प्लाया झील मैंने आपको बताई थी कि दो धोरे होते हैं, उनके बीच में जो नीचे वाली जगह हो जाती है वहाँ पे क्या भर जाता है? जल, तो उसे बोलते हैं प्लाया। लेकिन खड़ीन में क्या होता है? दो धोरों के बीच जो जल होता है, दो धोरे होते हैं इस तरह से, तो उनके बीच जो जल होता है उसको एक तरफ कृत्रिम दीवार द्वारा रोका जाता है। जैसे ये वाला हिस्सा है तो यहाँ से जल आगे की तरफ बहता, लेकिन इसको कृत्रिम दीवार से रोक दिया, तो ये एक स्टोरेज बन जाता है एक तरह का, और जितना भी पानी होता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे हम उपयोग लेते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये खाली हो जाता है ना खड़ीन, तो इसमें खेती भी कर ली जाती है, जिसे हम खड़ीन खेती के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये जो खड़ीन है ये एक जल संरक्षण की परंपरागत तकनीक है। इसी तरह जल संरक्षण की परंपरागत तकनीकों में टोबा, नाड़ी आदि भी शामिल हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि प्लाया झीलें क्या होती हैं, खड़ीन खेती क्या होती है, खड़ीन झील क्या होती है, लाठीश्री क्षेत्र के बारे में जाना, और दोस्तों हमने जाना राजस्थान के रेगिस्तान के बारे में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? थार के रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। आज उस थार के रेगिस्तान के हमने सबसे पहले उसे प्रकृति के आधार पर डिवाइड किया, और दूसरे स्थान पर हमने उसे शुष्कता के आधार पर डिवाइड किया। शुष्कता के आधार पर हमने उसे दो भागों में डिवाइड किया था। पहला भाग था शुष्क रेतीला प्रदेश, और दूसरा भाग था अर्धशुष्क रेतीला प्रदेश। जो दोस्तों ये शुष्क रेतीला प्रदेश है ये हमने कंप्लीट कर लिया है, और जो अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश है उसे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।